नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो यदि आप 12th क्लास में हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैनल के ऊपर में टॉप 10 वाली यानी प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लगभग सभी चैप्टर को कंप्लीट कराने का प्रयास किया गया है। आपके टोटल 12 चैप्टर है, उसमें कई चैप्टर आपको करा चुके हैं और ये आपके जो है किसान, जमींदार और राज्य से आज 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले एकदम एनसीईआरटी का प्योर प्रश्न आपको कराने वाले। तो एकदम बने रहें। आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए 12th से ऊपर के भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 12th क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सीरीज देख सकते हैं, ठीक है, आपका समय बर्बाद ना होगा। चलिए आज के प्रश्न को शुरुआत कर लेंगे। क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव हो जाने के कारण ये सारे क्वेश्चन हम आपको टाइप न करके एक पेज में उसको लिख के स्कैन करके लाए हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द आपको प्रश्न कराने की आवश्यकता है, ना कि खूबसूरत प्रश्न बना के आपको कराया जाए वो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। चलिए, तो आयन मतलब आयनी अकबरी। आयन हमें बताती है कि फसलों की दोनों ऋतुओं को मिलाकर आगरा में जितने किस्मों की फसलें का उत्पादन होता था वो क्या है। वो भाई आगरा में कहा जाता है कि मध्यकालीन इतिहास में, चूंकि आईने अकबरी जो है वो अकबर के काल में लिखी गई है और उसमें कहा जाता है कि आगरा में दोनों फसल को मिला के दोनों चूंकि एक साल में दो ऋतुओं में और दो फसलें होते थे, खरीफ और जायद, ठीक है। तो दोनों को मिला कर करके कितने किस्म के फसलों का उत्पादन आगरा में होता था? 49 या फिर आपका 59 या फिर 69? फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ए उत्तर। अगर आप चूज किए हैं तो बहुत बढ़िया। आगरा में आपको तीनों जगह के बता दे, आप ये एनसीईआरटी पूरा पढ़ेंगे, वो ना पढ़ के डायरेक्ट हमारी बातें सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। आगरा में बात कर लेंगे तो आगरा में 39 प्रकार के फसलें। वहीं अगर उत्तर भारत में और जाएंगे, दिल्ली की अगर हम बात कर लेंगे, आप लिखा हुआ समझिएगा चूंकि उंगलियों से लिख रहे हैं, तो दिल्ली में 43 प्रकार के। और कहा जाता है कि बंगाल में केवल जो है वो 50 प्रकार के जो है 50 किस्म के चावल के केवल किस्में थी। तो ये 3 डेटा है, तीनों याद रखेंगे। प्रश्न कोई भी आ सकता है 12th के लिए, तो एकदम निश्चित रहिए कि फर्स्ट वाला जो यहाँ करार है वही आएगा आपको। बाकी अगर दूसरे एग्जाम के लिए है तो यहाँ से टोर ममोर के प्रश्न बनते यही एनसीईआरटी से कि आपको आगरा न देके दिल्ली पूछ लिया जाए, या दिल्ली न के कहा जाए कि बंगाल में केवल कितने प्रकार के, तो बंगाल में 50 प्रकार के चावल की खेती होती, ठीक है। एकदम बढ़िया से तैयारी करा रहे, वरना ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी के बहुत लोग गलत करते हैं। एक कम्युनिटी बॉक्स में कुछ दिन पहले प्रश्न डाले थे, उसमें बहुत कम प्रतिशत, बहुत कम लोग जो है वो बंगाल मारे हैं। बंगाल में ही 50 प्रकार के केवल चावल का उत्पादन होता था, वो बहुत कम मार के लोग दूसरे ऑप्शन मारे। तो यहाँ पढ़ेंगे तो वहां सावधानी ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन, एक मिनट, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया उसका नाम क्या था? देखिए, मध्यकालीन इतिहास में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते हमारे भारत में एक फसल आए हैं, उस फसल का नाम बताइए। मक्का है, गेहूं है, चावल है या फिर कपास है? फटाफट से बताएंगे कि कौन से उत्तर सही हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही। एनसीईआरटी पूरा न पढ़ के हमारे केवल सीरीज के ऑब्जेक्टिव को देखो तो सारी एनसीईआरटी की बातें आपको दिमाग में आ जाएंगी। ये मक्का भारत में हमारे यहाँ अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत आए थे मध्यकाल में। लाने वाले के क्रेडिट जो है वो मिलता है आपका यूरोपीय कंपनियों को, यूरोपियों के द्वारा लाई गई। इसके तरह और अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के बात कर लेंगे तो अमेरिका साइड से हमारे यहाँ और भी चीजें आई थी, जैसे काली मिर्च बोल रही हैं, हरी मिर्च, ध्यान सुनेंगे, यानी जो हम मिर्च खाते हैं। इसके अलावे जो हमारे यहाँ टमाटर होते हैं, टमाटर, ठीक है, और एक और आलू, जो कि आप जानते हो कि फलों का राजा है, फलों का राजा बोल रहे हैं, सब्जियों का राजा है आलू, ठीक है। तो ये आलू, टमाटर और मिर्च जो आज बहुत पॉपुलर है, लगभग घरों में जाते हैं, ठीक है। और सब्जी का मतलब ये ना रहे तो क्या है भाई, अब बिहार से है तो बिहार का लिट्टी चोखा, तो चोखा में मिर्च बहुत जरूरी है, चोखा में टमाटर जरूरी है। आलू ही ना रहे तो भाई कैसे चोखा होगा? तो टमाटर है, बैंगन है, तो बैगन छोड़ के ये 3 इंपॉर्टेंट, आलू, टमाटर और मिर्च, ये तीनों की तीनों सब्जियां कहां से आई है? अमेरिका से आई। इसके अलावा कुछ फल की बात कर लेंगे तो फल में
पपीता याद रखेंगे, और क्या हो जाएंगे आपके अनानस। ठीक है, आप खाए होंगे अनानस। तो ये दोनों जो है फसलें वो कहां से आए हैं, अमेरिका से आए। सारी बातें एकदम क्रीम निकाल के एनसीईआरटी के यहाँ रख दे रहे हैं, तो एकदम पचाने का काम आप लोग करिए, आगे न किसी एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा, और 12th के बच्चों के लिए तो सीधा का सीधा एकदम रामबान फायदा होगा भाई। आयन के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों की फसलें को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्म की फसलें उगाई जाती थी और उसकी संख्या है। अब देखिए टोर ममोर के ना बात करें तो दिल्ली में बात करें तो कुछ देर पहले बताएं कि दिल्ली में कितने फसल भाई मेरे, 43। तो यहाँ बी उत्तर अगर आप चूज किए हैं तो काफी सही है, एकदम बी ही होगा। चलिए अगर हम 4 नंबर प्रश्नों की अगर बात करते हैं, अब प्रश्न थोड़ा सा लुकाना पड़ेगा, नहीं तो लगेंगे पल ही धड़ाधड़ आंसर देना शुरू कर देंगे। चलिए अब ये नीचे करते जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व मुगल प्रशासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण शक्ति नहीं था? इसमें से कौन एक शक्ति है जो मुगल शासन काल की अगर बात कर लेंगे तो वो महत्वपूर्ण नहीं है? फटाफट से बताएंगे कौन से उत्तर सही हो जाएंगे, पार्सियन, अरबी, तुर्की या फिर आपके भारतीय। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुगल प्रशासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें बिल्कुल अगर सही की बात कर लेंगे तो वो हो जाएंगे आपके तुर्क, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे तो है आलमगीरपुर किस मुगल बादशाह की पदवी है? कौन मुगल बादशाह जो है वो आलमगीरपुर की उपाधि लगाते हैं? 5वें नंबर प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ सही जवाब की बात कर लेंगे, आप एक बार देख लेंगे कि औरंगजेब होगा कि शाहजहां की, जहांगीर की, आप बहादुर शाह। तो बिल्कुल सही होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो आपका आलमगीरपुर की उपाधि धारण किए और अपने जीवन का अंतिम भाग जो है वो दक्षिण भारत में बिताए थे। यहां से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की बात कर लेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, जो कि आपको बता भी रखे हैं। अगर आप सुन चुके होंगे तो अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। 17वीं सदी में जो नए फल तथा सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गई, उनमें से क्या शामिल है? अभी बताएं कि नई दुनिया अमेरिका को ही कहते हैं। ठीक है, अमेरिका साइड ही समझिएगा। तो नई दुनिया से जो फल और सब्जियां आए हैं वो क्या है? टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास तथा पपीता, या फिर भिंडी, आलू, आम, जामुन, टमाटर, या फिर पपीता, नींबू, अनार, बादाम, मूली, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो हो जाएगा ए उत्तर सही, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास तथा पपीता। क्लियर? चलिए अगले प्रश्नों के ऊपर में बात कर लेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। मुगल काल में सामुदायिक समूह का हिस्सा कौन थे? पत्रकार, पटवारी और पंचायत, विधायक, डॉक्टर, साहूकार, किसान, अध्यापक एवं पंडित कौन हो जाएंगे भाई मेरे? इसके अलावा चौथा है खेतिहर, किसान, पंचायत, गांव मुखिया, कौन हो जाए? देखो 2-3 बातें। एक तो अगर हम बात कर लेंगे तो उस समय अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर लो भाई, तो ऑल ओवर इंडिया में क्या होंगे? तो नीचे किसान मान लीजिए आप, किसान है, किसान के ऊपर में है जमींदार बाबू। ठीक है, जमींदार हो जाएंगे, और जमींदार बाबू के ऊपर की बात कर लेंगे तो राज्य। राज्य का मतलब जो समय शक्तियां चल रही, मुगल शक्ति, समझ रहे बात ना? ठीक है, चलिए तो राज्य मतलब वो मुगलों उगलों से संबंधित समझिएगा। इसके नीचे जमींदार और जमींदार के नीचे किसान, यहाँ भी 3 है। और अगर पूरे ऑल ओवर अगर इंडिया या पूरे बड़े प्रांत की बात ना करते हुए एक ग्रामीण समुदाय में अगर हम देखें झांक करके, ठीक है, तो वहां पर भी इसी 3 कैटेगरी से बटा हुआ था। कैसे? तो एक तो कि जो खेतीहर किसान वाले लोग हैं, और खेतीहर किसान वाले के इलाका, उसके ऊपर में पंचायत आते हैं। ठीक है, पंचायत आते हैं, और पंचायत के ऊपर ग्रामीण समुदाय की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो राजा नहीं होगा, तो यहाँ मुखिया जी होंगे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ये 3 वर्ग में ग्रामीण समुदाय भी बटे हुए थे, खेतीहर, पंचायत और मुखिया। ठीक है, कैसे इसमें पढ़ने हैं कि कैसे पंचायत के लोग जो है बुजुर्गों का जमावड़ा पंचायत में होता था। आज भी पंचायत में ज्यादातर बुजुर्ग लोग होंगे। ठीक है, पंच, सरपंच, तो पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा हुआ करता था, और यही बुजुर्ग लोग जो हैं वो चूज करेंगे कि हमारा मुखिया कौन होगा। ठीक है, और जिसको मुखिया बना देंगे तो जमींदार बाबू जो है उस मुखिया को हाँ देंगे कि हाँ भाई ये आदमी ठीक है। यदि जमींदार से सहमति ना हो तो वो मुखिया नहीं कहलाएगा।
ठीक है। तो पंचायत के लोग, बुजुर्ग लोग चुनेंगे कि कौन मुखिया रहेंगे, और जो मुखिया चूज करेंगे तो उनको एक बार जो है जमींदार से हाँ लेना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, तब वो मुखिया कहलाएंगे। और किस तरह के अलग अलग दावपेच चलते थे, कैसे पंचायत में बुजुर्गों के मंडली में शायद ही कोई व्यक्ति नीच जाति का होता था, ज्यादातर इसमें उच्च जाति के लोग होते थे, जिनके सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति काफी अच्छी खासी हैसियत वाले जो लोग होते थे, उनमें जो वृद्ध व्यक्ति होते थे वही आते। तरह तरह के दावपेच इसमें आपको पढ़ने हैं। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो काफी मजा आ जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा आपको पढ़ने में बोरिंग जैसा लगेगा आप खुद से पढ़ेंगे तो, लेकिन अगर सुनाने वाला अगर बढ़िया से रहेगा तो न जाने एनसीईआरटी के 10-20 पेज आप आराम से यूं कहानी की तरह सुनते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए तो 7 का डी उत्तर सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बस 10 क्वेश्चन में और 2-3 प्रश्न बच रहा है, कहीं नहीं जाना है आपको, सुनते जाइएगा, एकदम टॉनिक की तरफ फायदा करेगा। निम्न में से कौन मुगल शहजादी कवित्री थी? काफी बढ़िया सा सवाल है कि इसमें से कौन सी मुगल जो है शहजादी यानी कवित्री है? जहांआरा है, या फिर आपके मेहरुनिसा, रूबिया, या फिर नूर जहां? फटाफट से बताएंगे कौन सा उत्तर सही हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात की बात कर लेंगे तो शाहजहां की बेटी है, जिसका नाम क्या है तो जहांआरा है, और ये मुगल शहजादी क्या थी? कवित्री थी। ठीक है, तो 8 का ए उत्तर एकदम सही है। अब हम 9 नंबर प्रश्नों की अगर बात करते हैं तो ये रहा आपके सामने। 9वें नंबर प्रश्न बताएंगे कि जहांगीर के काल में चित्रकला के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति किस क्षेत्र में हुई थी? जहांगीर के काल में चित्रकला के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति किस क्षेत्र में हुआ था? बहुत तरह के पेंटिंग बनते थे, उसमें से एक पेंटिंग का नाम आपको बताने हैं। ऑप्शन 1 है आपके सामने मिनिएचर पेंटिंग, दूसरा है आपके फ्रांस्को पेंटिंग, तीसरा पोर्ट्रेट पेंटिंग, और प्राकृतिक दृश्य। 4 में से एक आप चूज करिए कि जहांगीर के टाइम में, ये लोग तो सब बनाते हैं कि जहांगीर के टाइम में चित्रकला जो है वो सर्वाधिक उसकी प्रगति हुई, लेकिन इसमें एक पेंटिंग का नाम आपको बताना है कि आखिर वो कौन पेंटिंग थे। तो बिल्कुल सही, वो आपके पोर्ट्रेट पेंटिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है कि सलीम किस बादशाह का उपनाम था? बाबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, औरंगजेब का? तो बिल्कुल सही, सलीम की बात कर लेंगे तो सलीम जो है वो अकबर के लड़के का नाम है, तो उसका नाम क्या है? तो वो हो जाएंगे आपका जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है। और सलीम अकबर क्यों रखा था? तो शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत जिसका नाम है शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में, अजमेर बोला रहा था, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर नहीं है, उनका जो दरगाह है वो फतेहपुर में है, जहां फतेहपुर सिकरी जो राजधानी अकबर का हुआ करता था उनकी कुछ ही दूरी पे। तो शेख सलीम से मन्नतें मांगे थे और उनसे एक लड़का हुआ था। मन्नत मांगने के बाद तो अपने गुरु जी के नाम पर जो है, माने इस सूफी संत के नाम पे अकबर जो है अपने औलाद का नाम क्या रखा था? तो सलीम रखा था। ठीक है, सूफी संत का नाम ही था शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, वो चिश्ती संप्रदाय से आते थे, तो इनके नाम पर ही अपने औलाद का नाम क्या रखे? तो सलीम, जो कि आगे चल के जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो सलीम था। क्लियर? और बाकी के प्रश्न आपको अगले दिन कराएंगे। देखिए, प्रश्न कराना मेन मोटिव नहीं है, मेन मोटिव है कि प्रश्न इसलिए कराएं कि जो लोग पढ़े हैं तो एक तो कॉन्फिडेंस आए कि हम पढ़े तो ऐसे प्रश्न आते हैं और हमसे बन जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी प्रश्न के माध्यम से एक रिवीजन भी करा देना है कि जो जो चीज आप पढ़े एक बार एक झलक याद, चूंकि आप कितना भी बढ़िया से पढ़े हैं, पढ़ लेने के बाद डेटा है भूल ही जाता है, दिमाग से निकल ही जाता है, धुंधला होने लगता है, कंफ्यूजन होने लगता है, आपको घबराहट होने लगता है। लेकिन ऐसे ही मन चाप के ऐसे प्रश्नों पर जब आप रिविजन करते हैं और बनता है तो लगता है भाई मेरे अब कौन बोलेगा, एग्जाम के तो दम धुआं उड़ा देंगे। तो ये कराने के लिए हम आपके सामने 10-10 क्वेश्चन ही मात्र लाते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।